स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जैव प्रक्रम के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, लाइफ प्रोसेस यह टॉपिक एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ से प्रश्न आता है। 50 प्रश्नों को हमने शामिल किया है और वो 50 प्रश्न इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे, आप यकीन मानिए। आप एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, 9th 10th 11th 12th के विद्यार्थी हैं तो भी आपके सिलेबस में ये टॉपिक है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद यह वीडियो होने वाली है। तो सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये टॉपिक हम क्लियर कर देंगे। इसमें जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं उन टॉप 50 क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है और विश्लेषण के साथ आपको बताएंगे समझा के कि इसका आंसर ये होगा और क्यों होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक चीज़ और आपको बता दें, लगातार साइंस की अलग अलग टॉपिक की वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, तो उन सभी का लाभ उठा पाएंगे आप जब चैनल से जुड़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक एक प्रश्न का उत्तर हम आपको बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न आप देखिए आपके सामने है कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है। बिल्कुल प्रचलित प्रश्न है, कई बार आया प्रश्न है, यकीन मानिए, नोट कर लीजिए कि जो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती हैं तो पौधे यानी पादप के प्रत्येक भाग में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ऑप्शन है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, किनमें सभी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम के द्वारा। याद रखेंगे बच्चे कि फ्लोएम के द्वारा आपका जो भोज्य पदार्थ होता है वो आपका पौधों के प्रत्येक भाग में पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। एक चीज और आपको बता दें कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं जो पौधों के जीवित रहने का काम करते हैं। तो उन भोजन को प्रत्येक पार्ट पहुंचता है, तभी हर पार्ट पौधे का जीवित रहता है, उसमें जान रहती है, तो फ्लोएम पहुंचाता है। एक प्रश्न और बनता है, मैं आपको बता दूं कि पौधों में जल का ट्रांसपोर्टेशन यानी जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो जब बच्चे जल का पूछेगा तो याद रखिएगा जाइलम के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। तो जल का जो परिवहन होता है बच्चों वो होता है जाइलम के द्वारा, या किसके द्वारा, जाइलम। याद रखिएगा, जल का परिवहन जाइलम के द्वारा और जो क्या कहते हैं आपका भोजन का परिवहन है वो आपका फ्लोएम के द्वारा। तो पहले प्रश्न का बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पौधों के बारे में जैव प्रक्रम ही है ना, तो बहुत सारे प्रश्न है, बहुत जानकारी देने हैं। अब एक ही प्रश्न को लेकर सारी जानकारी हम थोड़ी देंगे। अब जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें वो जानकारी आपको खुद मिल जाएगी, वही तो प्रश्नों बनाया गया है। ठीक है ना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले प्रश्न का ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों आप। तो अगला प्रश्न बच्चे आपके सामने मैं रखता हूं, ये देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। बेहतरीन प्रश्न है। वाष्पोत्सर्जन देखिए, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, फूल द्वारा। तो बच्चों वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, पत्ता कहिए, पत्ती कहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है बच्चों, पत्ते द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। याद रखिएगा, वाष्प का उत्सर्जन जो होता है वो पत्ती के द्वारा होता है, समझिएगा। बहुत सारे कार्य हैं पत्तियों के, जैसे भोजन बनाना है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है। ठीक है, ये सब किसके द्वारा होती है पौधे में, पत्तियों के द्वारा। बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पत्ती। ठीक है, क्लियर हो गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए, महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं, आपसे बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। देखिए, कृत्रिम वृक्क यानी किडनी जिसे कहते हैं, किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर के अपवहन द्वारा पृथक करता है। देखिए, वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थ मतलब जो खराब पदार्थ होते हैं रुधिर के अपवहन द्वारा अलग करता है, रुधिर के मतलब चलने से किसको अलग करता है। तो देखिए ऑप्शन है नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनमें सभी है बच्चे। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। ठीक है, तो जो कृत्रिम वृक्क है यानी किडनी है वो अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर के अपवहन द्वारा अलग करता है। किस अवशिष्ट पदार्थ के, तो वो आपका उत्तर है नाइट्रोजन। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है।
अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, देखिए बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? अब उभयलिंगी जंतु का मतलब आप समझिए, ठीक है, कि जिसमें दो दो जीवन वृत्तियां पाई जाएं, ऐसा आप समझिए, ठीक है। जीवन वृत्ति मतलब जीवन तो एक ही होता है, लेकिन दो दो लिंग पाए जाएं आपके, ठीक है। तो वो ऑप्शन है केचुआ, मछली, शेर, बकरी। तो इस प्रश्न को आप थोड़ा दिमाग लगा के बता सकते हैं। मछली, शेर, बकरी ये एक लिंगी प्राणी है, और जो केचुआ है आप देखेंगे वो आगे से भी चलता है, पीछे से चलता है, तो लगता है कि इसका डबल डबल कुछ है। तो इसलिए जो ऑप्शन ए है वो सही उत्तर है। उभयलिंगी जंतु आपका क्या है? इन चारों में केचुआ है। तो चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न बच्चों ये है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? भाई नेचर है, ऑक्सीजन सबको मिल रही है बराबर मात्रा में, तो उसका कहीं ऐसा नहीं कहीं जगह कम हो जाए। आप किसी स्थान पर गए तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं कहीं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं, मैनेज रहता है। तो किसके द्वारा? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं बच्चों। जिसका जो सही उत्तर है वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बच्चे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो पौधों में प्रकृति में नेचर में ऑक्सीजन का बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है। हर जगह ऑक्सीजन आपको मिल रही है, आप कमरे में जा रहे हैं तो भी ऑक्सीजन, ठीक है। आप पैक कर देंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर प्रकृति, वो प्रकृति भी तो नहीं है, अगर आप पैक कर दिए तो प्रकृति में ऑक्सीजन फैली हुई है, तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है, ठीक है बच्चे। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, ये देखिए बेहतरीन प्रश्न आ गया कि मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब लगभग है, यानी प्रंकुचन दाब का मतलब है ब्लड प्रेशर, आप समझ लीजिए किसके बीच में होता है, याद रखेंगे आप। तो आप सब जब वहाँ बीपी नपवाने जाते हैं तो क्या रीडिंग निकल के आती है? तो कहते हैं डॉक्टर आपकी बीपी बढ़ी है घटी है? 140, 90, यानी अधिकतम 140 हो और 90 कितना हो? कम से कम 90 हो। 200, 290, 190 केवल, 120, 80, 150, 90। तो बच्चे जब वहाँ आप नपवाते हैं तो अगर आपकी बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो 120 के ऊपर चला जाता है तो कहते हैं आपका बीपी बढ़ा है, और जब 80 के नीचे आ जाता है तो कहते हैं बीपी आपका कम हो गया। दोनों स्थितियां होती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो एक क्राइटेरिया है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि 120/80, मतलब अधिकतम आपके बीपी यानी रक्त जो प्रंकुचन है हृदय का, ठीक है, वो आपका 120 और 80, कम से कम 80 होना चाहिए, ठीक है। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बिल्कुल आप समझिए, श्वसन क्रिया में ऊर्जा निकलती है, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो है 30.5 आपका किलो जूल प्रति मोल, और 305 किलो जूल प्रति मोल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल, इनमें से कोई नहीं बच्चे। इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी आपका 3.5 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है बच्चे। अगला प्रश्न आप देखिए, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? याद रखेंगे बच्चे, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, ठीक है। ये आपका जलीय पौधा एक प्रकार से हाइड्रा, इसमें प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? द्विविखंडन से, मुकुलन से, लैंगिक प्रजनन से, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आप एक बेहतरीन है, याद रखिएगा। तो होता है मुकुलन से, याद रखिएगा, मुकुलन याद रखेंगे। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? मुकुलन से होता है। इस प्रश्न को ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। अगला प्रश्न आप देखिए कि पादप में जाइलम उत्तरदायी, देखिए मैंने इस पहले प्रश्न जो था उसमें मैंने इसका उत्तर दिया। आप बता सकते हैं कि पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी, यानी क्या कार्य करता है जाइलम? तो जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का दहन, ऑक्सीजन का दहन। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि
जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है बच्चे, तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। याद रखिएगा, कुछ जो वृक्क है, किडनी है, वो तंत्र का एक भाग ही है। वो किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन अगले पेज में चला गया है। देखिए परिवहन, ऑप्शन यहाँ आप देख लेंगे, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। बच्चे देखिए, सही उत्तर है बच्चों, याद रखिएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन से। ठीक है, किडनी उत्सर्जन का काम करती है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, उत्सर्जन। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो वृक्क किससे संबंधित अंग है? उत्सर्जन से संबंधित अंग है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। बच्चे जितने प्रश्न हैं बस आप धैर्य को इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपका फायदा तुरंत हो जाएगा। अगला प्रश्न आप बच्चों देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भैया ऑक्सीजन निकलती है, पौधे निकालते हैं, तो किसके द्वारा? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर आपका ए है, जल से, क्योंकि जल में H2O में ऑक्सीजन होती है और वही आपकी बाहर निकलती है। ठीक है बच्चे, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही उत्तर है। ठीक है ना, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलती है। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है बच्चे। अगला प्रश्न आप देखिए, देखिए एक ऑप्शन ऊपर है, अगले पेज में 3 दिखा दूंगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, फिल में, लाल रक्त कणिका में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में, यानी RBC में। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चे, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है, क्लोरोफिल में। याद रखिएगा, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है बच्चे। अगला प्रश्न आप देखिए, यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, याद रखिएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? याद रखिएगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो ऑप्शन है स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है, यानी जो कवक होते हैं वो अपना जो पोषण करते हैं वो किस विधि द्वारा करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे मृतजीवी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर है, मृतजीवी। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना, मृतजीवी। ठीक है, तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल का रंग कैसे होता है? आप एकदम बेहतरीन प्रश्न है, आप सब जानते भी हैं, हरा, नीला, लाल, सफेद। तो बच्चों ये कहा जाता है क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही उत्तर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो हरा रंग होता है क्लोरोफिल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए, टेनिन मुख्यतः जमा होता है। जी हाँ बच्चों, अगला प्रश्न यही है कि टेनिन मुख्यतः जमा होता है, यानी टेनिन कहाँ जमा होता है? ठीक, एक प्रकार का पदार्थ है, वृक्ष की छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में, जड़ों में। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर है, टेनिन कहाँ उपस्थित होता है? पादपों में, पौधों में। इसका जो सही उत्तर है बच्चे, याद रखेंगे, वृक्ष की छाल में। ठीक है बच्चों, तो वृक्ष का जो छाल होती है उसी में क्या उपस्थित होता है? टेनिन। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, ये जैव प्रक्रम का है। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके यहाँ चैप्टर ही है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? देखिए खुला परिसंचरण बंद होता है, बंद परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पे है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन ये है कि मनुष्य में, रोच में, घोड़ा में, ऊंट में। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी आपको, काकरोच में। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न यह है कि मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है?
तो ऑप्शन है वृक्क नलिका, न्यूरॉन, एक्सॉन, नेफ्रिडिया। इसका जो सही उत्तर है, याद रखेंगे, वृक्क नलिका। याद रखें क्या है, वृक्क नलिका। मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, वृक्क नलिका। याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं करवा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम का काम है, पहले आप प्रश्न में आप देख चुके हैं कि फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है, और प्रश्नों पे आप ध्यान नहीं देंगे। अगला और ऑप्शन पे अगला प्रश्न आप देखिए, ये बेहतरीन प्रश्न आ गया। रक्त का थक्का, एक ऑप्शन नीचे है, कोई नहीं, उसका कोई मतलब भी नहीं है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है क्या, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विषाणु। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है, रक्त विषाणु। बिल्कुल, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है, रक्त विषाणु। ठीक है, तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कूटपाद किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है पैरामीशियम में, यूलिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का, वो है ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। कूटपाद किसमें पाया जाता है, अमीबा में। याद रखिएगा, ठीक है, तो अमीबा सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, बस प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, शायद प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली क्या है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है बच्चे, वो है ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। याद रखिए, कौन सा ऑप्शन सही है, नेफ्रॉन। याद रखेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है, एक प्रकार का नेफ्रॉन है। तो जो 21वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखेंगे, भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है। देखिए, उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो भोजन का पाचन ये आपकी क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अपक्रिया। ठीक है ना, उपचयन जिसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, तो वो एक प्रकार की उपचयन अपक्रिया होती है। ठीक है, भोजन का पाचन, याद रखेंगे। और श्वसन कौन सी अपक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत की ऊपरी परत क्या है। डेंटाइन है, इनेमल है, मज्जा गुहा है, अस्थि है। इसका जो बच्चे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर आपका बी है, इनेमल। ठीक है, इनेमल दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, वही शरीर का सबसे मजबूत भाग भी होता है। सबसे मजबूत कौन होता है पूरे शरीर में, इनेमल। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना हुआ अणु है। ग्लूकोज में कितने कार्बन के अणु हैं, याद रखिएगा, 3, 6, 5 और 4। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर है, क्योंकि जो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये तो कार्बन के कितने अणु हैं आपके 6 हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए, डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करती है। कृत्रिम यकृत का, कृत्रिम वृषण का, कृत्रिम वृक्क का, कृत्रिम ग्रंथि का। इसका जो सही उत्तर है बच्चे, कृत्रिम वृक्क का। डायलिसिस वृक्क से संबंधित है, तो आपका किडनी संबंधित है, तो कृत्रिम वृक्क का काम करती है डायलिसिस मशीन। ठीक है, याद रखिएगा। 25वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। बस आप नोट करके याद कर लीजिए बस। ठीक है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन है 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है आपका, 8 से 10 मीटर। मनुष्य को जो आहार नाल है उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। जड़ में, तना में, पत्ती में, प्रत्येक भाग में। तो इसका सही उत्तर है प्रत्येक भाग में। श्वसन की क्रिया जो होती है वो पौधे के प्रत्येक भाग में। भोजन बनाने की क्रिया पत्तियों में होती है, लेकिन श्वसन के प्रत्येक भाग में होता है, तभी सारे अंग जीवित होते हैं। तो 27वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह से जल में रहता है।
साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में, मृदु जल में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर बिल्कुल साफ जल में होता है, याद रखेंगे वरना कंफ्यूज हो जाएं। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रोटोजोआ अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा, परासरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, और चौथा ऑप्शन है निष्कासन द्वारा। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर है वो है विसरण के द्वारा। जो प्रोटोजोआ है वो अवशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण बाहर कैसे निकालता है? विसरण की क्रिया द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। 29वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आप देखिए, जितने इंपॉर्टेंट है वही इसमें करवाया जा रहा है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन से हैं? ट्रैकिया, नाक, फेफड़ा, क्लोम। इसका जो सही उत्तर है बच्चे वो है आपका फेफड़ा। मुख्य श्वसन अंग कौन है? आपका फेफड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं दूसरा ले लेता हूँ, ये आपका फेफड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर है, मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी अंग है। वाष्पोत्सर्जन क्या उत्तरदायी है? फ्लोएम, जड़, तना, पत्ती। जिससे जो सही उत्तर है बच्चे, अभी तभी मैंने बताया था वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसमें होती है? पत्तियों में होती है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर है, याद रखिएगा। वाष्पोत्सर्जन पत्ती में होता है। तो 31वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, बेहतरीन है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में। तो इसका सही उत्तर है बच्चे वो है ऑप्शन नंबर बी, यकृत में, लीवर में। यूरिया जिसका सूत्र होता है आपका CONH2, ये इस तरफ NH2, सॉरी एक मिनट, NH2 CONH2, ये आपका यूरिया का सूत्र होता है, NH2 CONH2। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? लाल रक्त कोशिका यानी RBC जिसे कहते हैं, RBC का कब्रगाह किसे कहते हैं? कब्रिस्तान। तो ये कई बार प्रश्न आता रहता है एग्जाम में, आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। यकृत, प्लीहा, हृदय, अग्नाशय, इसका अमाशय। तो इसका जो सही उत्तर है प्लीहा। ठीक है, स्प्लीन जिसे कहते हैं, उसका सही, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी। इसका सही उत्तर है 34वें प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर डी है, बी और सी, यानी टीबी और निमोनिया, ये दोनों बीमारियां किससे संबंधित हैं? आपका श्वसन तंत्र से, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो 34वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च रक्तचाप की अवस्था क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन, पक्षाघात। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चे वो है आपका हाइपरटेंशन। जब आप रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत, और चौथा ऑप्शन है थायराइड। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी है, याद रखेंगे, यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, हड्डी पूछें तो फीमर है जो जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ ग्रंथि पूछा गया है तो आपका यकृत पर टिक करेंगे, लीवर। 36वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? ATP, NADPH2, क्लोरोफिल अणु, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है बच्चे क्लोरोफिल अणु है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्लोरोफिल अणु है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो सही उत्तर है, क्लोरोफिल अणु। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, ग्रास नली में, अमाशय में, ग्रसनी में, अग्नाशय में। तो ये देखिए पूरा प्रश्न है, थोड़ा नीचे ऑप्शन आ गया, इसका मैं दिखा देता हूँ। प्रोटीन का पाचन जो होता है वो कहाँ होता है? याद रखेंगे, तो वो होता है अमाशय में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो सही उत्तर है, प्रोटीन का पाचन अमाशय यानी पेट में होता है। अगला प्रश्न देखिए, बस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मनुष्य में मुंह गुहा में कितने
जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य के मुंह में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 4, 1, 2, 3। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चे, याद रखेंगे, 3 जोड़ी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो सही उत्तर है, 3 जोड़ी, ठीक है ना, याद रखिएगा। 39वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न आप देखिए, बेहतरीन है, नोट करते चलिए। फेफड़े का आकार होता है गोलाकार, शंक्वाकार, बेलनाकार, अंडाकार, ठीक है। इसका सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, शंक्वाकार, ठीक है ना। शंक्वाकार कुछ इस तरह से आपका होता है फेफड़े का आकार, इसलिए शंकु इसी तरह का फेफड़ा भी कुछ होता है, ठीक है। शंक्वाकार अगेन मानिए आप, इसी तरह होता है, ठीक है। तो 40वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए, छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं? देखिए तो सही उत्तर है बच्चे, याद रखेंगे, 20 दांत होते हैं, ठीक है। 20 छोटे बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, याद रखिएगा। तो छोटे बच्चे में दूध के दांत ही होते हैं, इसलिए छोटे बच्चे में दांतों की संख्या 20 होती है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखिए, संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं संवहन ऊतक के रूप में? एपिडिडामिस, जाइलम, फ्लोएम, बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी, यानी कि ये जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक, क्योंकि ये जल का एक संवहन करता है, परिवहन करता है, एक भोज्य पदार्थ का, ठीक है। जल का जाइलम और भोजन का फ्लोएम करता है। तो संवहन ऊतक के रूप में जाइलम फ्लोएम दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल, याद रखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है। तो वो है आपका अमोनिया, ठीक है। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं मछलियाँ, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, तभी बताया गया था, 120 से 80, यानी अधिकतम 120 और 80 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम 120 के ऊपर चला गया तो आपका हाइपरटेंशन हो जाएगा, उच्च रक्तचाप, और 80 से नीचे चला गया तो निम्न रक्तचाप हो जाएगा, बीपी आपकी लो हो जाएगी, ठीक है। तो 120, 80 होता है। 44वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? स्टोमाटा, पत्ती, हरित लव, चौथा ऑप्शन है जड़। प्रकाश संश्लेषी अंग यानी प्रकाश का संश्लेषण कौन करता है? तो आपका हरित लवक करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषी अंग हरित लवक है। तो 45वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, पाचन की कहाँ पूर्ण होती है? अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली। भोजन कई मुंह से होकर, कई ग्रास नली से होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, तो पूर्णत्व कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका जो सही उत्तर है 46वें प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में, ठीक है। अंत में भोजन छोटी आंत में पच जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। भोजन अंत में कहाँ पचता है? छोटी आंत में। अगला है, सीरम कहलाता है फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, प्रोमोनिम्बन रहित प्लाज्मा, प्रोमोनिम्बन सहित प्लाज्मा। इसका जो सही उत्तर है 47वें प्रश्न का, याद रखेंगे, वो ऑप्शन नंबर बी है, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर है, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को ही सीरम कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, बी और सी दोनों। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो ये आपका यानी ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों आपका पौधों के, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देखिए, नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, फेरोमोन। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चे, हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं हार्मोन। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अंतिम प्रश्न 50वां देखिए आप, इस वीडियो का निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया है? अंकुरित बीज में, पराग नलिका में, खिलते कली में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बच्चे पराग नलिका में, ठीक है, याद रखिएगा, पराग नलिका इसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 50 प्रश्न हो गए, याद रखिएगा। तो हमने आपको इस वीडियो के 50 प्रश्नों को हल करवा दिया है, आप चीज़ों को नोट कर लेंगे, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए जैव प्रक्रम बड़ा चैप्टर है, ठीक है, कई सारे टॉपिक हैं उसमें,
तो 2 वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। ये पहली वीडियो है जैव प्रक्रम की। एक वीडियो आपको और मिलेगी 50 प्रश्न की, तो टोटल 100 प्रश्न जब आप तैयार कर लेंगे तो जैव प्रक्रम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये पूरा वीडियो रहा। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।